बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11th। अभी तक हमने इसमें पढ़ लिया है व्हाट इज ए सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। हमने पढ़ लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मतलब अंदर, मतलब सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस से अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगी या सिंगल, बताओ। एक्चुअली में याद रखना है आपको, एक तो लाइसोसोम और एक राइबोसोम, और एक होते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम। इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये होते हैं विदाउट मेम्ब्रेन। दूसरा, डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस में। नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। एक्चुअल में तीनों जगह ही डीएनए मिलता है। डीएनए मतलब जहां जहां डीएनए होता है वहां पे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो डीएनए है ना, यही मेन है ना। डीएनए के अंडर में ही पूरी सेल फंक्शन करती है, मतलब ये मेन है। और डीएनए तीन जगह मिल रहा है, एक न्यूक्लियस में, एक क्लोरोप्लास्ट में, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब इसे एक, वो कहते हैं जेड लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो वाली सिक्योरिटी डीएनए को देनी पड़ती है। इसलिए जहाँ पे भी डीएनए पाया जाता है ना, वहाँ पे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स मिलती है। तो वो होती है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। मतलब अब रटने की बात नहीं रही ना। अगर क्वेश्चन आता है कि इनमें से डबल मेम्ब्रेन किसमें मिलती है या सिंगल मेम्ब्रेन किसमें मिलती है या किसमें नहीं मिलती है, तो आपको याद रखना है, एक तो लाइसोसोम, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, इनमें मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। डबल मेम्ब्रेन मिलती है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में। बाकी जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स बची वो सभी सिंगल मेम्ब्रेन की होती है, ठीक है ना। तो जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है ना, उसमें तीन सेल ऑर्गेनेल्स आती हैं। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस से अटैच होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक होती है। मतलब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये एक तरह से सेल का स्केलेटन बनाती है, ठीक है। और उसके बाद नंबर एक हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी हुई गोल्जी बॉडी, तीसरी हुई वैक्यूल, और चौथा हुआ लाइसोसोम। ये सेल होती है, ठीक है, सेल। एक बार इसको समझते हैं। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से अटैच होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ऐसे ही। मतलब ये सेल का बनाती है स्केलेटन, एक तरह से स्केलेटन बनाती है। और इस पे अटैच होते हैं राइबोसोम, ठीक है। दो तरह की होती है, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ होती है ना, उस पे राइबोसोम नहीं मिलते हैं, जबकि रफ पे राइबोसोम मिलते हैं। और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। मतलब जो प्रोटीन बन रही है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो मेम्ब्रेन से पंच ऑफ होकर ऐसे वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और ये वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर जब फ्यूज होती है ना इस तरह से, तो बनती है गोल्जी बॉडी, ठीक है। ऐसे गोल्जी बॉडी बनती है। और गोल्जी बॉडी में जो प्रोटीन बन रही है, यह लिपिड बन रही है। लिपिड बनती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। वो इस गोल्जी बॉडी में प्रोसेस होती है। गोल्जी बॉडी में उसका प्रोसेसिंग होता है, मतलब सेल की रिक्वायरमेंट के अनुसार वो चेंज होती है, ग्लाइको प्रोटीन में या ग्लाइको लिपिड में, ठीक है ना। तो वो वेसिकल्स के रूप में यहाँ पे पंच ऑफ हो जाती है ऐसे। और ये जो वेसिकल्स है ना, बड़ी होकर बना देती है लाइसोसोम। लाइसोसोम मतलब जो डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में मॉडिफाइड हुआ ना गोल्जी बॉडी में, वो लाइसोसोम बना दिए। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो पंच ऑफ होकर वेसिकल्स बनी, उसमें भी डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं। और गोल्जी बॉडी में जो प्रोटीन प्रोसेसिंग होती है, वो वैक्यूल के रूप में पंच ऑफ होती रहती है, मतलब वैक्यूल बन जाती है। और जिस वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना, उसे बोलते हैं लाइसोसोम। मतलब ये सब जो है ना, चारों सेल ऑर्गेनिज आपस में कनेक्टेड होती है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट वे में काम करती है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम और वैक्यूल।
तो ये चारों सेल ऑर्गेन्स मिलकर बनाती है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इनसे मिलकर बनता है। While each of the membrane organ is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because their function are coordinated। मतलब इनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं। अभी हमने सारा समझ लिया ना, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से गोल्जी बॉडी और गोल्जी बॉडी किस तरह से लाइसोसोम और वैक्यूल से मिलकर कोऑर्डिनेट वे में काम करती हैं। The endomembrane system include endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, and vacuole. Since the function of the mitochondria, chloroplast, and peroxisome are not coordinated with the above component, they are not considered as part of the endomembrane system. क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और प्रोक्सिसोम है, वो इन सेल ऑर्गेनल्स के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट वे में काम नहीं करते, इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं रखा जाता है। ठीक है ना, मतलब ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं बनाती है। तो उसमें सबसे पहले है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सेल ऑर्गेनल्स है उसमें सबसे पहले है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एनसीईआरटी बुक में एक इमेज दे रखी है, ये न्यूक्लियस है और इससे अटैच है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है ना, कैसी होती है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इस पे होते हैं ये राइबोसोम अटैच। मतलब दो तरीके की हुई, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी हुई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ किस लिए हुई, क्योंकि इस पे होते हैं राइबोसोम अटैच। राइबोसोम अटैच होने की वजह से ये रफ दिखाई देती है। ठीक है ना, दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इस पे राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। और राइबोसोम का जो फंक्शन होता है ना, वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, चूंकि इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। मतलब कुछ हार्मफुल मटेरियल जो सेल के अंदर आ जाते हैं उनको वो डिटॉक्सिफाई करती है। ठीक है ना, और लिपिड सिंथेसिस का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum। मतलब ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होती है, बिखरी हुई होती है एक जाल के रूप में। एंडोमिस होता है अंदर, प्लाज्मा के अंदर, रेटिकुलम कहते हैं जाल को, है ना। एक जाल के रूप में जो स्ट्रक्चर मिलती है उसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Hence endoplasm divide the intracellular space into two distinct compartments, luminar एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनर साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। ल्यूमिनर कहते हैं मतलब ये जो बीच का जगह जो होती है ना, इसे कहते हैं ल्यूमा, खाली स्थान। मतलब एक तो अंदर का हो गया इंट्रा मतलब अंदर, और एक हो गया एक्स्ट्रा मतलब बाहर। बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है, अंदर क्या है, ल्यूमन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है ना, तो दो में डिवाइड हुई, एक तो इंट्रा सेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनर इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ये है ना, ये जाल है, तो जो ये स्पेस है इसको कहते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है, और इसके बाहर क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, इधर भी है इधर भी, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। तो इसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनर। मतलब ये तो ल्यूमिनर अंदर हो गया, ये बाहर हो गया, मतलब दो वर्ड हो गए, एक एक्स्ट्रा और एक इंट्रा। इंट्रा मीन्स अंदर, एक्स्ट्रा मीन्स बाहर। एक होता है इंटर, इंटर कहते हैं दो के बीच में, जैसे एक सेल है एक सेल है, कोई भी दो चीज है इसके बीच में, है ना। एक कहते हैं इंटर कास्ट मैरिज कर ली, ये क्या है, इंटर मतलब दो जातियों के बीच में हो गया ना, दो सेल के बीच में, किसी भी दो चीज के बीच में इंटर। अगर इंट्रा कहें मतलब अंदर, इन, एक्स्ट्रा मतलब बाहर। The endoplasmic reticulum often show ribosome attached to their outer surface। The end मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे ज्यादातर राइबोसोम अटैच होते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको रफ ही कहेंगे क्योंकि उस पे राइबोसोम अटैच है। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होंगे उसे क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ किसकी वजह से दिखती है, रफ दिखती है राइबोसोम की वजह से। रफ एंडोप्लाज्म इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां ज्यादा मिलती हैं
जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का या सिक्रीशन का काम हो रहा होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो राइबोसोम है उसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब ये जो सेल है, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से शुरू होके कहाँ तक होती है ये सेल मेम्ब्रेन, या जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये अटैच होती है, मतलब एक तरह से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, सेल को स्ट्रेच कर रही है ना। जैसे ये पिलर खड़े कर देते हैं ना, टेंट लगा देते हैं, है ना, तो उसमें तो पिलर खड़े करने पड़ते हैं, उसी के तो सारे टेंट खड़ा हो जाता है ऐसे, है ना। ये टेंट खड़ा हो जाता है ऐसे, हो जाता है ना। तो बिल्कुल वही काम कर रहा है ये, अगर ये ना हो तो ये पिचक जाएगी ना सेल, है ना। तो एक स्केलेटन का काम भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। The smooth endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipid। जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी तो किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा होगा ना, उसमें होता है लिपिड सिंथेसिस। और ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन एसईआर। जो स्टीरॉयड हार्मोन है ना, वो भी लिपिड के ही बने होते हैं, ठीक है ना। तो स्टीरॉयड हार्मोन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसिस होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गोल्जी एप्परेटस, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उसमें हमने देखा उसमें 3 सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, 4 सेल ऑर्गेनल्स आते हैं। एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे बनती है गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से बनते हैं वैक्यूल, और वैक्यूल से बनता है लाइसोसोम। इन्हें हम धीरे धीरे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ये सभी वीडियो मेरे दूसरा चैनल है एक बायोरेल, बायोरेल उस पर डाली हुई है, बहुत अच्छे से नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया है, उनका लेवल 11th क्लास से भी हायर है, ठीक है। आप उन्हें जाके एक बार जरूर देखना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे गोल्जी एपरेट। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।